ओके, तो नया वापस से एक और दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप लोग जानते हैं ना अमीबा कैसा होता है? एक इरेगुलर शेप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, राइट? इसको अपना खाना अगर लेना है, ये मान लो उसका खाना यहाँ पे, तो ये क्या करता है? उसके पास, इसके पास तक जाता है रेंगते हुए। जब उसके पास पहुंचता है ना, तो अमीबा का जो सेल का जो शेप है ना, वो चेंज हो सकता है, इरेगुलर शेप पे जा सकता है वो, और वहां जाके ना वो ऐसा कप शेप का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। जैसे हम खाना कैसे खाते हैं? हाथ से खाते हैं। छिपकली कैसे खाती है? खाती है ना? वैसे ही हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके पास टेंटिकल्स होते हैं हंटर जैसे। उसके टेंटिकल्स में ऊपर कुछ स्टिकी सब्सटेंस रहता है जो कि प्रे को चिपका लेता है। इस तरीके से हाइड्रा अपना खाना खाता है, ठीक है? वैसे ही अमीबा अपना खाना स्यूडोपोडिया से खाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब ना फॉल्स होता है, फॉल्स, नॉट ट्रू। स्यूडो मीन्स फॉल्स। स्पेलिंग पी से चालू हो रही है, पर बोल रहे हैं अपन स्यूडो, पी इज साइलेंट, ठीक है? स्यूडो। और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, पैर। मतलब जैसे गाय के लिए बोलते हैं कि इट इज क्वाड्रापोड। क्वाड्रापोड क्यों? इसके पास 4 पैर है, ठीक है? तो पॉड्स का मतलब पैर होता है। फॉल्स लेग बोल लो या फीट बोल लो, फॉल्स फीट कहलाते हैं। मतलब इनके पास पैर नहीं है, बट वो पैर की तरह उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए फॉल्स फीट, ठीक है? तो इस प्रोसेस से अमीबा अपना खाना एनगल्फ कर लेता है। जैसे हम अपना खाना एनगल्फ करते हैं वाया हैंड्स, वैसे ही अमीबा अपना खाना एनगल्फ करता है वाया स्यूडोपोडिया। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब देखो, फिर एंडो मतलब सेल के अंदर। जैसे एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? सेल के अंदर जा रहा था ना पानी, तो एंडोऑस्मोसिस। इसको अपन कहेंगे एंडोसाइटोसिस। साइटो का मतलब सेल होता है, ठीक है? तो एक नोट करके एक पॉइंट लिखना नीचे, नोट, नोट करके एक पॉइंट लिखो, उसमें एंडोसाइटोसिस का डेफिनेशन लिख लो। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? हाइफन डाल के लिखना। देखो अभी तक तो अपन सिर्फ गैस और वाटर की बात कर रहे थे ना, डिफ्यूजन से गैस, ऑस्मोसिस से वाटर। ये तो एक सॉलिड पार्टिकल हो गया ना ये गैस है, ना ये वाटर लिक्विड है कुछ। ये क्या है? एक सॉलिड छोटा सा मॉलिक्यूल है, ऑब्जेक्ट है, उसको अंदर लिया ना, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है? हाइफन डाल के लिखना। इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स in taking of, it involves in taking of, in taking of large sized, large sized, it involves in taking of large sized liquid or liquid or solid molecules, solid molecules inside the cell, inside the cell through plasma membrane, through plasma membrane, through plasma membrane, ठीक है? थ्रू प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो ले रहा है ना ये अंदर, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? एग्जांपल अमीबा का देंगे, ठीक है? एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल, अमीबा engulfs the food particles, amoeba engulfs the food particles, amoeba engulfs the food particles by forming, by forming, by forming pseudopodia, by forming pseudopodia, ब्रैकेट में फॉल्स फीट लिख लेना,
प्यूडोपोडिया ब्रैकेट के अंदर फॉल्स फीट, फॉल्स फीट। ठीक है, एक डायग्राम बस ऐसा बना लेना कि ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ना बीमा, कप जैसा स्ट्रक्चर ऐसा बनाना और यहाँ पे अपना तो खाना रखना। ठीक है, और इसको नाम दे देना प्यूडोपोडिया। समझ गया क्या? डन। तो ये भी एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ही है। जैसे डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म हुआ बाय विच एयर इज एक्सचेंज्ड, ऑस्मोसिस एक फंक्शन हुआ बाय विच लिक्विड इज एक्सचेंज्ड, वैसे ही एंडोसाइटोसिस एक मैकेनिज्म हुआ बाय विच सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड। समझ गए ना? चलो, ये आपका हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्योंकि अपन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े तो सेल वॉल भी पढ़ लेते हैं, भले सब में नहीं है सेल वॉल, तो नेक्स्ट थिंग डालना सेल वॉल। अगला स्ट्रक्चर हमारे सेल का है सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, इसके बारे में लिखना। इट इज आउटर मोस्ट रिजिड, इट इज आउटर मोस्ट रिजिड, रिजिड मतलब थोड़ी सी टफ है ना मेम्ब्रेन, क्योंकि इसको आपके प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है। मैं बात कहता ना लास्ट क्लास में कि वो प्लांट के पास ही सेल वॉल है, हमारे अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होती है? बिकॉज हमारा लोकोमोशन होता है, तो हम बैड वेदर कंडीशन में अंदर आ सकते हैं, बट बिकॉज प्लांट लोकोमोट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई दे हैव गॉट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन व्हिच इज नोन एज सेल वॉल। और ये किसकी बनी थी, याद है किसी को? सेलुलोज। वेरी गुड, सेलुलोज। बताया था ना घास क्यों नहीं खाते, कैसे करते हो भूल जाते हो। हाँ चलो, तो इट इज आउटर मोस्ट रिजिड कॉमा फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होगा? The thing which is the like it does not allow, means it allow everything to go inside it. मतलब सेमी परमिएबल नहीं, सेमी मतलब आधे चीज को जाने दे रही थी, कुछ चीज को रोक रही थी। ये फ्रीली है, जाओ भाई सब फ्री पास, अंदर जाओ, अंदर तो बैठा है रोकने वाला, अंदर तो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं भेज भी दूंगा तो अंदर एक और है, वो तो रोक ही देगा ना। ठीक है, तो इट इज सॉरी कॉमा फ्रीली परमिएबल लेयर फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, found outside the plasma membrane, found outside the plasma membrane in all the plant cells, in all the plant cells, comma bacteria, bacteria, comma algae, algae, and all fungi, and all fungi, plants, bacteria, algae and fungi, इनमें आपको सेल वॉल मिलेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, it is formed of cellulose, it is formed of cellulose in plant cells, in plant cells, whereas 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 of chitin, CHITIN, चिटिन, चिटिन भी एक तरह का फाइब्रस मटेरियल होता है, जैसे सेलुलोज है, वैसे ये भी एक फाइब्रस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है चिटिन, जिसकी जिस मतलब जिससे आपकी फंगाई की सेल वॉल बनती है। लेकिन ना कि फंगाई के पास भी सेल वॉल है, तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, फंगाई की सेल वॉल चिटिन से बनी है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं,
लाइन क्या कंप्लीट कर रहा है whereas of chitin in fungi, whereas of chitin in fungi. ठीक है, एक और इसका फंक्शन लिखेंगे. सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कोट. आप लोग लिख रहे हो ना चारों, श्रेयांश, दर्शना, जयती, यश. Yes, sir. Cell wall is a protective and supportive coat. Supportive coat, and also provides a definite shape to the cell. Also provides definite shape to the cell. Also provides definite shape to the cell. Also provides definite shape to the cell. ठीक है, ये बात होगी हमारे सेल वॉल. चलो नेक्स्ट अगला लिख लेना, न्यूक्लियस. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. फर्स्ट अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, उसी के अंदर अपन सेल वॉल पढ़ लिए. ठीक है, सेकेंड है न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें आइफन डाल के लिखना. इट इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनली. इट इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनली. It is dense and spherical organelle, bounded by two membranes. Bounded by two membranes. Bounded by two membranes. Both forming nuclear envelope. Both forming nuclear envelope. एनवेलप का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब उसका काम क्या होता है? अंदर की चीज को कवर करना ना. बस वैसा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक तरह का एनवेलप है न्यूक्लियस के लिए. ठीक है, तो न्यूक्लियर, both forming nuclear envelope containing many pores. Containing many, M-A-N-Y, containing many pores. Containing many pores. ठीक है, अब न्यूक्लियस के पास भी ना खुद का लिक्विड होता है. जैसे सेल का लिक्विड को अपन साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, वैसे न्यूक्लियस के पास भी खुद का लिक्विड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है, देख लेना, उसके लिए लिखना, द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. द फ्लूइड which is present inside the nucleus, the fluid which is present inside the nucleus is called nucleoplasm. Is called nucleoplasm. ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस में और क्या होता है मैंने बताया था, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना. 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन 23 पेयर्स. मैं ये ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में ये इसका काउंट अलग अलग होता है. ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज 46 इन नंबर व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 23 पेयर्स. ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं. इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है. ठीक है, तो एक लाइन उसके लिखते हैं, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, CHROMO, chromosomes. Nucleus contain chromosomes and chromosome contain genes. And chromosomes contain genes. Nucleus contain chromosomes and chromosomes contain genes.
which are the centers of genetic information, which are the centers of genetic information. Which are the center for genetic information. ठीक है, एक आध फंक्शन और लिखते हैं न्यूक्लियस का. मैंने बताया ना उस दिन डायरेक्टर के बारे में कि न्यूक्लियस डायरेक्टर होता है सेल का, क्योंकि वो हर एक्शन को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, तो एक लाइन इसमें लिखना, न्यूक्लियस कंट्रोल्स all the metabolic activities of the cell. Nucleus control all the metabolic activities of the cell. Nucleus control all the metabolic activities of the cell. Nucleus control all the metabolic activities of the cell. That is why it is called director of the cell. That is why it is called director of the cell. Director of the cell. ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में तो समझ गए ना कि ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये कैरेक्टर्स ही जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स ही जाते हैं. ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, मिलके हो गए 46. तो एक बच्चे के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं. दिखते कुछ पापा के हैं, कुछ कैरेक्टर मम्मी के दिखते हैं. हो सकता है हाइट में आप पापा के ऊपर गए हो, चेहरा आपका मम्मी जैसा हो, आंखें आपकी पापा जैसी हो, बाल आपके पापा जैसे हो. समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 23 पेयर में से एक एक निकलता है बाहर फादर में से. वैसे ही 23 पेयर मदर के पास भी होंगे, उनमें से भी एक एक निकलेगा, तो 23 निकल गए. ये दोनों कंबाइन होके बनता है जाइगोट. सुने जाइगोट है ना? जब स्पर्म और एग आपस में डिफ्यूज होते हैं, स्पर्म फ्रॉम मेल and egg from female, when they fuse together, the process is known as fertilization, and the product formed is zygote. 23 क्रोमोसोम्स इनके पास से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स इनके पास रहते हैं, मिलके 46 क्रोमोसोम्स जाइगोट में रहेंगे. समझ रहे हैं? आप चारों को समझ में आ रहा है? श्रेयांश, यश, जेपी, दर्शना. Yes, sir. Yes, sir. कौन गायब हो गया? जेपी. ठीक है, तो समझिए ना, क्रोमैटिन मतलब जो अपन जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखे हैं, ठीक है, वो फाइबर्स जैसे होते हैं, धागे जैसे. ठीक है, ओके. एक और पॉइंट छूट गया था, न्यूक्लियोलस. आपको याद है उस दिन में जब ऐसा न्यूक्लियस बनाया था, तो पहले तो ऐसा बनाया था, इसकी मेम्ब्रेन कुछ ऐसी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन अपन लिखे ना, इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर मेम्ब्रेन, और उन 2 लेयर्स के बीच में ना यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं. पोर्स बस इसलिए कि न्यूक्लियस को कुछ भेजना हो बाहर या कुछ लेना हो बाहर से, तो वो इन पोर्स से ले सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के पोर्स होंगे. ठीक है, लाइक दिस. ये डबल लेयर भी होगी, पोर्स भी हो गए. अब इसके अंदर एक डार्क कलर की बॉडी होगी, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस. ठीक है, और यहाँ पूरा आपका क्रोमैटिन फाइबर होगा. देखो मैं बना भी इसको धागे जैसे समझ जाएगा. ठीक है, so this is the structure of a nucleus. It consists of nucleolus and chromatin fibers, chromosomes. ठीक है, तो एक लाइन अपन न्यूक्लियोलस के बारे में भी लिखते हैं, लिखना नीचे. Nucleus consists of a dense मतलब थोड़ा अपन डार्क ब्लैक बना रहे हैं ना, उसको डेंस बोलते हैं. ठीक है, इट इज डेंस कॉमा स्फेरिकल. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ डेंस कॉमा स्फेरिकल कॉमा नेकेड. नेकेड मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसके आजू बाजू. न्यूक्लियस की खुद की मेम्ब्रेन है, बट न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं. ठीक है, नेकेड बोल रहे हैं. ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो मेम्ब्रेनलेस. क्या लिखेंगे?
membraneless. ठीक है. Nucleus consists of a dense spherical naked structure called nucleolus. Called nucleolus. Called nucleolus. So stop. It is the site of formation. It is the site of formation. It is the site. Site मतलब जगह, है ना? It is the site of formation of RNA. RNAs ऐसा लिखना. RNAs सुने RNA कभी? DNA सुने? DNA में ही एक्चुअली जीन्स होता है ना? और RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना? और ये क्या होता है? राइबो. बस इसके आगे डीऑक्सी लगा दो तो ये DNA हो जाएगा, वरना राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसका काम क्या होता है? ये ना राइबोसोम्स बनाता है. क्या बनाता है? राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन. समझ रहे? आरएनए राइबोसोम्स बनाएगा और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर. ठीक है. तभी अपन राइबोसोम्स को ना प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वहां प्रोटीन बनता है. ठीक है. बट ये राइबोसोम्स भी तो कभी ना कभी खत्म होते होंगे ना, तो उनको बनाने का काम आरएनए करेगा. आरएनए किसके पास है? न्यूक्लियोलस के पास है. समझ गए? न्यूक्लियोलस. ये समझ में आ रहा है पूरा फ्लो? न्यूक्लियोलस के पास है आरएनए, तब न्यूक्लियस बनाएगा. इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. आरएनए बनाएगा राइबोसोम्स और राइबोसोम्स बनाएगा प्रोटीन. समझ में आ रहा है ये फ्लो चार्ट पूरा? तो उसको लिख भी लेते हैं. चलो क्या लिखे? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ब्रैकेट में लिख देना राइबो न्यूक्लिक एसिड. RIBO राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA. ठीक है. So it helps in protein synthesis. So it helps in protein synthesis. So it helps in protein synthesis. ठीक है. डन. अब एक क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने ऐसा बता तो दिया. 46 होते हैं 23 पेयर्स में, बट इसको लिख भी लेते हैं एक लाइन इसके बारे में. ठीक है. देख लो उसके लिए भी. Chromosomes are long and fine threads. Chromosomes are long and fine threads in the form of rods. In the form of rods. 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 Full stop. Their number are specific. Their numbers are specific. Yeah, their numbers are species specific. Their numbers are species specific. Species specific का क्या मतलब हुआ? हम एक स्पीशीज है, ह्यूमन बींग्स. हमारे अंदर 46 है. अगर आप दूसरे स्पीशीज में देखोगे तो ये नंबर चेंज हो सकता है. तो स्पीशीज स्पेसिफिक. स्पीशीज टू स्पीशीज इनका नंबर चेंज हो सकता है. क्लियर है लाइन? Their number are species specific. Full stop. In human beings, it is 46 in number. In human beings, it is 46 in number, divided into 23 pairs. Divided into 23 pairs. Divided into 23 pairs. ठीक है.
ये हो गया पूरा साइट आपका न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अगला थर्ड लिख लो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये सबको क्लियर है? न्यूक्लियस एवरीवन? दर्शना, श्रेयांश? Yes, Yes, sir. sir. चलो साइटोप्लाज्म के बारे में लिखते हैं। लिखो साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक, इट इज अ जेली लाइक, इट इज अ जेली लाइक कॉमा विस्कस। विस्कस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस? गाढ़ा। जैसे पानी और हनी, ये गाढ़ा कौन है? हनी है, Honey. है ना? तो विस्कस मतलब गाढ़ापन, समझ गए? तो जेली लाइक कॉमा विस्कस कॉमा कलरलेस, कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ठीक है, that occurs between, that occurs between, that occurs between, that occurs between plasma membrane and nuclear membrane, plasma membrane and nuclear membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों लिखे हैं? देखो, ये आपका एक सेल है ना, ये रही उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी जगह आपको दिख रही है ना, वहां पे सब जगह क्या होगा? Cytoplasm. समझ गए क्यों ऐसा लिखे अपन? इट अकर्स बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक, ओके, एक लाइन और लिखना। इट इज द साइट ऑफ, it is the site of, it is the site of certain metabolic reactions, certain metabolic reaction, certain metabolic reaction ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखो अभी जितने भी ऑर्गेनली हम पढ़ने वाले हैं, अभी ऑर्गेनली बच्चे अपने, है ना, अभी तो हम बस 3 पार्ट पढ़े हैं, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो ऑर्गेनलीज हैं, वो ऑर्गेनली क्या क्या फंक्शन करते हैं हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो वो सारे जब कोई फंक्शंस करेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे। जैसे राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तभी तो प्रोटीन बनेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा। देयर विल बी सर्टेन रिएक्शंस जिससे प्रोटीन बनेगा। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सुने ना, वो एनर्जी बनाएगा, तो उसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें सेल ऑर्गेनली की साइटोप्लाज्म में तो हो रही है। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ऑल द सेल ऑर्गेनलीज फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, सारे सेल ऑर्गेनली आपके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट हो रहे हैं और अपने रिएक्शंस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑल द रिएक्शंस आर अकरिंग इन साइटोप्लाज्म। समझ गए? इसलिए लिख रहे हैं कि इट इज द साइट ऑफ सर्टेन या वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लाइक, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, synthesis of protein, comma, breaking of glucose, breaking of glucose। ये ग्लूकोज ब्रेक होता है तब एनर्जी बनती है, तभी तो हमको बोलता है खाना खाना चाहिए। खाना खाते क्यों अपन? एनर्जी के लिए। ये खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर ये ग्लूकोज से ब्रेक करके अपन एनर्जी लेते हैं। ग्लूकोन भी खाते हैं ना, वो भी ग्लूकोज है एक्चुअली, ठीक है, वो प्योर ग्लूकोज है। चावल खाओगे, आलू खाओगे, उसके अंदर भी ग्लूकोज है, बट
वो स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में खा रहे हो, अंदर जाके वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होगा और एनर्जी बन जाएगी। समझ गए क्या? है ना? Okay, it is the site of certain metabolic reactions like breaking of glucose, synthesis of protein, etc. etc. करके लिख लो। और भी ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, ठीक है? ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, cytoplasm consists of cytoplasm consists of cytoplasm consists of two types of structures. Two types of structures. Cytoplasm consists of two types of structures. Two types of structure. First लिख देना organelle, organelle, organelles लिख देना, बहुत सारे होते हैं ना क्योंकि organelles, and second लिखना cell inclusions. Cell inclusions पढ़ेंगे अपन दोनों के बारे में। पहले ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे एक एक करके, फिर सेल इंक्लूजन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये काम हो गया आपके साइटोप्लाज्म का। सारे ऑर्गेनेल, सारे आपके सेल इंक्लूजन साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट होते रहेंगे और जितने भी उनके रिएक्शंस है वो सब वही करेंगे। ठीक है, और एक्चुअली जैसे ये आपका राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना दिया, ये प्रोटीन सबको भी तो देगा ना, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू फ्लोट होके सबको प्रोटीन भी मिलेगा, मतलब ये एक्सचेंज करने में भी, ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट मेन हेड डालना, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर अपन एक एक करके सेल के अंदर घुसेंगे। अभी तक तो अपन बस सेल के तीन पार्ट देखे, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल है, उनका क्या क्या काम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है ना, ये अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हाइफन डाल के लिखना, इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द सेल लिखना, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल there are different living cells, cellular structures. There are different living cellular structures which are involved in different metabolic activities, different metabolic activities, different metabolic activities, different metabolic activities, which helps in keeping the cell alive, which helps in keeping the cell alive, which helps in keeping the cell alive. सेल को जिंदा रखने के लिए ये सारे ऑर्गेनेली का काम करना जरूरी है, समझ रहे हो? अगर ये सेल ऑर्गेनेली काम करना बंद कर देना तो आपका सेल डेड हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली लिखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में ER का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ER। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनेल अपन यही पढ़ रहे हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में लिखो। अपन देखो हर ऑर्गेनेल के बारे में ना दो तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर वो कहाँ प्रेजेंट रहता है वो एक बार देखेंगे अगर कुछ उसका स्पेसिफिक लोकेशन है तो, और थर्ड उसका फंक्शन। फंक्शन मेन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, सेल के अंदर ये क्या कर रहा है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अपन को अल्टीमेटली सेल का डायग्राम बनाना है।
तो अगर आप बोलोगे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज ओवल शेप्ड ऑर्गेनेली, तो आप एक ओवल बना के दिखाओगे उसको सेल के अंदर, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन जरूरी है हर का, ठीक है? तो इसके बारे में देखो, सेल एंडोप्लाज्मिक, पहला पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो याद करने में भी आसानी होगी। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इट इज अ मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब इसकी खुद की मेम्ब्रेन है, सबकी मेम्ब्रेन होगी ना, अपन प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, और आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, हर ऑर्गेनेली का खुद का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? तो इट इज मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब, नेटवर्क नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड आपस में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल नहीं होगा, बहुत सारे, है ना? तो एक ट्यूब नहीं है, सारे कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, ठीक है? लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है? कैन यू सी? ये ट्यूब इससे कनेक्टेड है, ये ट्यूब इससे कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ठीक है? तो मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, extending from nuclear membrane to plasma membrane, extending from nuclear membrane to plasma membrane, extending from nuclear membrane to plasma membrane, nuclear membrane to plasma membrane. देखना है यहाँ पे, ये है न्यूक्लियस, आप यहाँ पे देख लो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, हाँ? श्रेयांश एंड दर्शना विजिबल है? Yes, sir. है ना? ये आपका ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, देखो यहाँ लिखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एक अंदर जो डार्क बॉडी दिख रही है ना, और ये जो कनेक्टेड ट्यूब्स है ना, ये वाले और ये वाले, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास से न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, दिख रहा है? इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब आपको दो टाइप के दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा जिसमें ये पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, देख रहे हो? जो बाहर भी बिखरे हुए हैं, दिख रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है ना? उसमें कुछ नाम लिखा है किसी में, लिखो तो, ये लिखा है, क्या लिखा है? अरे राइबोसोम, दिख रहा है ये वाला नाम, राइबोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपके हुए हैं और कुछ में नहीं चिपके हैं, ठीक है? तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक को अपन कहते हैं SER, S स्टैंड्स फॉर स्मूथ, चिकना, हाँ उसमें राइबोसोम्स नहीं है, और दूसरा होते हैं RER, R स्टैंड्स फॉर रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके पास राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स अभी मैंने बताया था ना, राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं राइबोसोम्स? Protein. प्रोटीन सिंथेसाइजर, प्रोटीन फैक्ट्री, याद है? मतलब आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन तो हमको समझ में आ गया कि वो प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। क्लियर है एवरीवन? दर्शना, श्रेयांश, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखिए? इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स में ये एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकी रहती है, ठीक है? ओके, फुल स्टॉप। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में तो बहुत सारे ऑर्गेनेली एब्सेंट होंगे, तभी तो वो प्रो है, प्रिमिटिव है।
ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखिए, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, फुल स्टॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट लिखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट के अंदर उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेना, RER। हाइफन आर के लिखो, हियर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, हियर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, here ribosomes are present on the surface for the synthesis of proteins, for the synthesis of proteins। ठीक है, सेकेंड लिख लो, क्या होगा सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में SER लिखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में SER। हाइफन डाल के, here ribosomes are absent, here ribosomes are absent and are meant for, इनका काम क्या है ना, स्मूथ वाले का फंक्शन क्या है, and are meant for secreting lipids, lipids मतलब फैट मॉलिक्यूल्स, lipids, LIPIDS, lipids। अपन कल भी पढ़े थे ना कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है, सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, और आज एक और अपन पढ़े वर्ड सेल वॉल फंगाई की, क्या था वर्ड, चिट्टिन से। ठीक है, याद रखना चिट्टिन वाला भी। ठीक है, वन वर्ड में ऐसे क्वेश्चन ला सकते हैं ना, व्हाट इज द मटेरियल या व्हाट इज फंगाई सेल वॉल मेड अप ऑफ, चिट्टिन। ठीक है, ठीक है, और सिक्रेटिंग लिपिड्स। ठीक है, कुछ और फंक्शंस दिखते हैं नीचे, जनरल फंक्शंस जो दोनों टाइप के रेटिकुलम करेंगे, स्मूथ भी और रफ भी, बिकॉज में नीचे कुछ फंक्शंस दिखते हैं एक दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, endoplasmic reticulum helps in forming new nuclear membrane, helps in forming new nuclear membrane, helps in forming new nuclear membrane during cell division, during cell division, during cell division, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो क्या होता है जब एक सेल डिवाइड होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एक सेल जब डिवाइड, आप लोग ने अमीबा का पढ़ा होगा शायद, बाइनरी फिशन पढ़े हो कि एक अमीबा दो छोटे छोटे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, नहीं पढ़े, इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी, यानी बाइनरी मतलब टू, दो में ब्रेक हुआ ना, और फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इनटू टू इज बाइनरी फिशन। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या होता है, पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहले अंदर न्यूक्लियस जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लाइक दिस, दो बनते हैं। तो जो दूसरा न्यूक्लियस बनेगा उसको भी तो मेम्ब्रेन चाहिए ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बनाएगा। वही पॉइंट लिखने पर क्या लिखियो, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये भी कब होगा, जब सेल डिवीजन होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्लियर है?
का, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट लिखना, ER शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बार बार पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिखते। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम acts as a circulatory system of cell, circulatory system of cell, circulatory system of cell। किसी भी बॉडी का या किसी भी चीज का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसे हमारे लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड है, वेन्स है, आर्टरीज है, हार्ट है, ये सब मिलके हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, खाने का भी और ऑक्सीजन का भी, समझ रहे हैं? वैसे ही सेल के अंदर भी तो एक जगह से दूसरी जगह चीजें भेजनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो आपका रेटिकुलम हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल्सो एक्ट एज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। सर्कुलेटरी का मतलब बता रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, समझ गए? ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो वही चीजें लिखी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है। टाइप्स इसमें है तो बता दिए, टाइप्स, हर ऑर्गेनेल का टाइप थोड़ी ना होगा, ठीक है। सेकंड लिखना राइबोसोम्स। सेकंड ऑर्गेनेल इज, पहले वाले को नाम नंबर क्या दियो सेल ऑर्गेनेल के बाद? हाँ, ए दियो, ए आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बी हो जाएगा आपका राइबोसोम्स। अब इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, हमें पता है राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली, आपके सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेली यही है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, it is the smallest organelle of the cell and also the only membraneless organelle, and also the only membraneless organelle। मैंने क्या बताया था कि हर सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है ना, एक्सेप्ट दिस राइबोसोम्स, ठीक है। इतना छोटा है कि इसको मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑल्सो द मेम्ब्रेनलेस organelle of the cell, ठीक है। फुल स्टॉप। दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए अभी बनाया था पीछे आरएनए। दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म आरएनए, ठीक है। एंड प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स, खुद बने भी प्रोटीन के हैं और बनाते भी प्रोटीन है, ठीक है। एक और इसका फंक्शन, दे प्ले अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दे प्ले अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, they play major role in the synthesis of protein, hence are called protein factories, hence are called protein factories, ठीक है। तो वो सबके अलग अलग नाम भी लिखवा रहा हूं मैं, याद रखना। डायरेक्टर ऑफ सेल, न्यूक्लियस, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स, ठीक है। ऐसे भी और कुछ कुछ नाम आएंगे। हाँ, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो ऐसे सबके अलग अलग दूसरे नाम भी हैं, ठीक है। तो क्या लिखे, सो आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज। दोस्तों लास्ट टाइम, दे आर प्रेजेंट या दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दे आर फाउंड इन बोथ prokaryotes and eukaryotes,
जैसे अभी अपन पीछे देखे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं था ना, ये है दोनों में, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट्स में। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्गन। ठीक है, थर्ड लिखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ऑर्गेनली सारे पढ़ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बचा है, फिर गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, 6-7 रहते हैं मेन, जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मेन फंक्शंस। ठीक है, ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं सारे ऑर्गेनलीज को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।